वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, कि कितने चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कौन से सेक्शन डिलीट हुए हैं, कौन से मर्ज हुए हैं। तो सिर्फ एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। इसमें हम सेक्शन की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ चैप्टर्स, सेक्शन नंबर्स, डिलीशन और एडिशन को ही देखेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब टोटल 4 पार्ट्स हैं और वो 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जो कवर कर रहे हैं सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 170 तक। तो देखते हैं अब इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो पार्ट 1 डील कर रहा था रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स का, और इसमें आपका चैप्टर 1 डील कर रहा था प्रिलिमिनरी इन इंडियन एविडेंस एक्ट। वहीं पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पार्ट 1 में सेक्शन 1 और 2 है, और ये चैप्टर 1 जो है वो इसका भी प्रिलिमिनरी से डील करता है। और इसमें सेक्शन 1 सेम है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 1 के टाइटल से एक चीज़ हटा दी है, जैसे कि शॉर्ट टाइटल। यहाँ पर वर्ड जो एक्सटेंड है, ये जो वर्ड एक्सटेंड है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 1 से मिसिंग है। वहीं पे सेक्शन 2 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का था वो रिपील हो चुका था, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और सेक्शन 3 जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज था आपका, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, इन सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को एक सेक्शन 2 के अंदर डाल दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो सेक्शन 2 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है वो डेफिनेशन से डील करता है, और यहीं पे आपको मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, इंटरप्रिटेशन क्लॉज को मर्ज करके दे दिया गया है। आगे इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 2 वो बात कर रहा था रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स की। वहीं पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है हमारा सेक्शन 3 से, और ये कंटिन्यू करता है सेक्शन 50 तक। और चैप्टर 2 बात कर रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स से। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स अब आ चुका है सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। कुछ चेंजेस नहीं है, पूरा सेक्शन वैसी है। उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट से एक हेडिंग डाल के इसमें सेक्शन कवर कर दिए गए आपके सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 14 तक। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 था, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, रेस्ट जस्टिस का कॉन्सेप्ट, अब आपका आ चुका है सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वहीं पर फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज इफेक्ट, सेक्शन 7 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का था, अब वो आ चुका है सेक्शन 5 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। वहीं पे मोटिव प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट का अब बन चुका है सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वहीं पर सेक्शन 9 फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट्स, टीआईपी जिसको बोलते थे, वो अब कवर होता है सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आगे सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो बात कर रहा था थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, अब कवर होता है सेक्शन 8 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। वहीं पे सेक्शन 11 जो बात कर रहा था फैक्ट्स व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट, जहां पर हम प्ली ऑफ एलिबाई पढ़ते थे, वो अब आ चुका है सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। सेक्शन 12 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो था इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलेवेंट, तो सेक्शन 12 इंडियन एविडेंस एक्ट का अब आ चुका है सेक्शन 10 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। और इसी के साथ जो सेक्शन 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, इसकी हेडिंग में भी बदलाव है, जो है फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलेवेंट इन सूट फॉर डैमेजेस, और पहले सेक्शन 12 में इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी। नेक्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 13 जो बात करता था फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इन क्वेश्चन, अब कवर होता है आपका सेक्शन 11 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। वहीं पे सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो डील कर रहा था फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग, अब कवर होता है सेक्शन 12 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। सेक्शन 15 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 13 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। सेक्शन 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो डील कर रहा था एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट, अब कवर हो रहा है आपका सेक्शन 14 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। इसके बाद एडमिशन से स्टार्ट हो जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एडमिशन कवर हो रहे हैं आपके सेक्शन 25 तक, मतलब सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 25 तक। तो सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जिसमें एडमिशन को डिफाइन किया गया था, अब वो आ चुका है सेक्शन 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। सेक्शन 18 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात करता है एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, बाय शूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, बाय पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, बाय पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट डिराइव्ड। ये सेक्शन 18 अब आपका बन चुका है सेक्शन 16 ऑफ
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और इसकी हेडिंग अब सिंपल सी हो चुकी है दैट एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, एजेंट में रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एटसेट्रा सब तरीके के कवर होते हैं। सेक्शन 19 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो बात कर रहा था एडमिशन बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, अब कवर होता है आपका सेक्शन 17 में। सेक्शन 20 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो बात कर रहा था एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू सूट, अब कवर होता है आपका सेक्शन 18 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग दैम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ, अब कवर हो जाता है आपका सेक्शन 19 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। सेक्शन 22 जो बात कर रहा था ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, वो अब कवर हो जाता है आपका सेक्शन 20 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। वहीं पर सेक्शन 22A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो बात कर रहा था व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रिलेवेंट, अब सेक्शन 22A भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिलीट हो चुका है। वहीं पर सेक्शन 23 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो बात कर रहा था एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट, अब कवर हो जाता है आपका सेक्शन 21 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। कन्फेशन स्टार्ट हो जाता है आपका सेक्शन 24 से इंडियन एविडेंस एक्ट में, पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कन्फेशन स्टार्ट होता है आपका सेक्शन 22 से। और सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अब ये कवर हो जाता है आपका कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट कोर्जन और प्रोमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। और यहाँ पर अगर हम इस हेडिंग को पढ़े तो एक वर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है जो है कोर्जन, ये पहले नहीं था, पहले था इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस, पर अब है इंड्यूसमेंट थ्रेट कोर्जन और प्रोमिस, सो एक डिफरेंस हमें ये मिला है यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन 28 इंडियन एविडेंस एक्ट का था जो था कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस रिलेवेंट, अब ये सेक्शन 28 इंडियन एविडेंस एक्ट का बन चुका है सेक्शन 22 का प्रोविजो 1। वहीं पर सेक्शन 29 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट नॉट टू बिकम इररिलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी एटसेट्रा, अब ये सेक्शन 29 बन चुका है सेक्शन 22 का प्रोविजो 2 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वहीं पर सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, और अब ये कवर हो जाता है सेक्शन 23(1) के अंदर। वहीं पे सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड, अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 के अंदर। वहीं पर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो बात कर रहा था हाउ मच ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड, अब ये सेक्शन 27 आपका बन जाता है सेक्शन 23 का प्रोविजो। सो सेक्शन 25, 26, 27 अब ये तीनों चीज कवर हो रही है आपकी सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और इन सेक्शंस का प्रोविजो बना दिया गया। मतलब सेक्शन 25 का प्रोविजो है सेक्शन 23(1) में, सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट आ चुका है प्रोविजो 2 ऑफ सेक्शन 23 में, और सेक्शन 27 जो था वो आपका सेक्शन 23 BSA का प्रोविजो में कवर्ड होता है। सो एक चेंजेस ये देखने को मिले हमें। सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस, अब ये आपका कवर हो जाता है सेक्शन 24 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। सेक्शन 31 एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप, अब कवर हो जाता है सेक्शन 25 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हेडिंग कवर हो रही थी स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस, यहाँ पर आपके सेक्शन 34 से 38 थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, पर अब इस हेडिंग के अंदर आपके आते हैं सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 32। सेक्शन 34 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट इन व्हेन रिलेवेंट, अब ये सेक्शन 28 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कवर हो रहा है। सेक्शन 35 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था रिलीवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अब कवर होता है आपका सेक्शन 29 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। और यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर दिया है जो है और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पहले ये वर्ड मिसिंग था सेक्शन 35 इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो एक चेंज ये देखने को मिला है। वहीं पे सेक्शन 36 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स चार्ट्स एंड प्लान्स, अब ये आपका कवर होता है सेक्शन 30 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। वहीं पे सेक्शन 37 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन, अब कवर होता है आपका सेक्शन 31 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। सेक्शन 38 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स
एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स, ये अब कवर होता है आपका सेक्शन 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। इसके साथ यहाँ पर इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म को भी डाल दिया गया है। पहले सेक्शन 38 इंडियन एविडेंस एक्ट में मिसिंग था, पर अब ये चेंज कर दिया गया है, मतलब ऐड कर दिया गया है। इसके बाद हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, सेक्शन 39 इंडियन एविडेंस एक्ट में था, जो बात कर रहा था व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फ्रॉम पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक और सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स। अब ये आ चुका है आपका सेक्शन 33 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। नेक्स्ट हेडिंग जो थी वो कवर थी जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 40 से सेक्शन 44 में कवर था, पर अब ये कवर है सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 38 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। तो सेक्शन 40 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात करता है प्रीवियस जजमेंट व्हेन रिलेवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। अब ये कवर होता है आपका सेक्शन 34 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। इसको हम जुडिकाटा बाय रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। जैसे सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में जो कॉन्सेप्ट है वो अब सेक्शन 34 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी आता है। सेक्शन 14(1) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात कर रहा था रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एटसेट्रा जुरिस्डिक्शन। अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 35 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। सेक्शन 42 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात कर रहा था रिलेवेंसी एंड इफेक्ट्स ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41, मतलब ये प्रोबेट वाली इसके अलावा जो जजमेंट थी। अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 36 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन 43 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था जजमेंट्स एटसेट्रा अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41 एंड 42 व्हेन रिलेवेंट। अब ये कवर हो रहा है आपका सेक्शन 37 के अंदर। सेक्शन 44 इंडियन एविडेंस एक्ट का पहले था फ्रॉड और कल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 38 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। इसके बाद एक हेडिंग थी ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स व्हेन रिलेवेंट, और ये सेक्शन कवर हो रहे थे सेक्शन 45 से लेके 51 तक, पर अभी इस हेडिंग के अंदर आ रहे हैं सेक्शन 39 से लेके सेक्शन 45 तक। सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब ये कवर हो रहा है सेक्शन 39 सब क्लॉज 1 के अंदर। वहीं पे सेक्शन 45A बात कर रहा था ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 39 के क्लॉज 2 के अंदर। सो ये जो सेक्शन 45 और 45A थे इनको क्लब कर दिया गया है सेक्शन 39 के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन 46 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था फैक्ट्स हियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब ये आता है आपका सेक्शन 40 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन 47 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट। अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 41 क्लॉज 1 के अंदर। वहीं पे सेक्शन 47A जो था ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर, अब कवर हो जाता है सेक्शन 41 के क्लॉज 2 के अंदर। सो अगेन सेक्शन 47 और 47A को क्लब कर दिया है सेक्शन 41 के अंदर। सेक्शन 48 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रिलेवेंट। अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 42 के अंदर। सेक्शन 49 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था ओपिनियन एज टू यूसेजेस, टीनेट्स एटसेट्रा, जो कि अब कवर हो जाता है आपका सेक्शन 43 के अंदर। सेक्शन 50 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात कर रहा था ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलेवेंट। अब ये कवर हो रहा है आपका सेक्शन 44 के अंदर। सेक्शन 51 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट। अब ये आपका कवर हो रहा है सेक्शन 45 के अंदर। इसके बाद हेडिंग स्टार्ट होती थी कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट, और इसमें आते थे सेक्शन 52 से लेके सेक्शन 55 तक, पर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस हेडिंग के अंदर आ रहे हैं सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 50 तक। सेक्शन 52 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररिलेवेंट। अब ये आपका आता है सेक्शन 46 के अंदर। सेक्शन 53 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलेवेंट, जो कि अब कवर हो रहा है आपका सेक्शन 47 के अंदर। सेक्शन 53A इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट। अब ये आपका कवर हो जाता है सेक्शन 48 के अंदर। सेक्शन 54 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, और सेक्शन 54 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट, जो कि अब कवर हो रहा है आपका सेक्शन 49 के अंदर।
सेक्शन 55 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 50 के अंदर। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा था आपका सेक्शन 56 से, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है आपका सेक्शन 51 से, और ये कंटिन्यू करेगा आपका सेक्शन 103 तक। और चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है आपका 56 से 58 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में, और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चैप्टर 3 आपका आता है सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 53 तक। और सेक्शन 56 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था, फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड, अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 51 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। वहीं पे सेक्शन 57 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था, फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 52 के अंदर, और यहाँ पे वर्ड ऐड कर दिया गया है शैल, मतलब द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। सेक्शन 58 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, एंड नाउ दिस इज सेक्शन 53 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देन इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 4 स्टार्ट होता था सेक्शन 59 से लेकर 60 तक, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 54 और 65 को कवर कर रहा है। सो सेक्शन 59 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस, अब ये कवर हो जाता है सेक्शन 54 में। सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट का ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, कवर हो जाता है सेक्शन 55 के अंदर। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट में चैप्टर 5 स्टार्ट हो रहा था ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम सेक्शन 61 टू सेक्शन 73A, और अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 56 से लेके सेक्शन 73 तक। तो देखते हैं इसमें सेक्शन 51 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब ये आ जाता है आपका सेक्शन 56 में। सेक्शन 2 बात कर रहा था प्राइमरी एविडेंस की, अब ये हो चुका है 57। सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था सेकेंडरी एविडेंस का, और अब ये हो चुका है सेक्शन 58। सेक्शन 64 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस, और अब ये बन चुका है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस अंडर सेक्शन 59 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन 55 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन, अब ये बन चुका है आपका सेक्शन 60 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नाउ एक सेक्शन ऐड हो चुका है यहाँ पे 61, जो बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ये अलग से सेक्शन ऐड हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। एंड सेक्शन 65A इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था स्पेशल प्रोविजंस एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 62 के अंदर। सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात कर रहा था एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 63 के अंदर। सेक्शन 66 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था रूल एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, और अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 64 के अंदर। सेक्शन 67 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, अब ये कवर हो जाता है सेक्शन 65 के अंदर। 67A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात कर रहा था प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 66 के अंदर। सेक्शन 68 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, और अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 67 के अंदर। सेक्शन 69 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रूफ व्हेन नो टेस्टिंग विटनेस फाउंड, अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 68 के अंदर। सेक्शन 70 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात कर रहा था एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, और ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 69 के अंदर। सेक्शन 71 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन, अब ये कवर हो जाता है सेक्शन 70 में। सेक्शन 72 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 71 के अंदर। सेक्शन 73 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर एटसेट्रा, और अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 72 के अंदर। सेक्शन 73A इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रूव एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 73 के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती थी इंडियन एविडेंस एक्ट में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की, और वहां पे सेक्शन 74 से 78 तक थे, और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं सेक्शन 74 से लेके सेक्शन 77 तक। सेक्शन 74 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की,
और अब ये कवर होता है सेक्शन 74 सब क्लॉज 1 के अंदर। सेक्शन 75 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की, और अब ये कवर हो जाता है सेक्शन 74 के सब क्लॉज 2 में। मतलब सेक्शन 74 और सेक्शन 75 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज नाउ कवर्ड अंडर सेक्शन 74 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन 76 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात कर रहा था सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, और अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 75 में। सेक्शन 77 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात कर रहा था प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, अब ये कवर हो जाता है सेक्शन 76 के अंदर। सेक्शन 78 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, एंड नाउ इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 77 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके बाद हेडिंग स्टार्ट होती है आपकी प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, एंड इसमें सेक्शन 79 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, और अब ये कवर हो रहा है आपका सेक्शन 78 में। सेक्शन 80 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, और ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 79 में। सेक्शन 81 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स, न्यूज़पेपर्स, प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, and explanation of section 90. Now this thing is covered under section 80 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. Section 81A of Indian Evidence Act बात कर रहा था presumption as to gazettes in electronic forms and explanation of section 90A. Now this is covered under section 81 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. और यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर दिया गया है, that is your digital record. सेक्शन 82 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर, एंड नाउ दिस सेक्शन हैज बीन रिमूव्ड, सो सेक्शन 82 इज रिमूव्ड फ्रॉम भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट सेक्शन 83 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स, अब ये आपका कवर हो जाता है सेक्शन 82 में। प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस, ये आपका कवर हो जाता है सेक्शन 83 में। सेक्शन 85 आपका बात कर रहा था प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी, अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 84 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। सेक्शन 85A इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स, ये आपका आ जाता है सेक्शन 85 में। सेक्शन 85B बात कर रहा था प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 86 के अंदर। एंड सेक्शन 85C ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात कर रहा था प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, now this is covered under section 87 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. Next section 86 Indian Evidence Act का था presumption as to certified copies of foreign judicial records, now this is covered under section 88. And section 87 of Indian Evidence Act बात कर रहा था presumption as to books, maps and charts is now covered under section 89. फिर section 88 Indian Evidence Act का बात कर रहा था presumption as to telegraphic messages, now this section is removed. Section 88 of Indian Evidence Act has been removed. Next section 88A presumption as to electronic message is now covered under section 90. Section 89 of Indian Evidence Act presumption as to due execution अब कवर हो जाता है आपका सेक्शन 91 के अंदर। सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट presumption as to 30-year-old documents is covered under section 92 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। And section 90A of Indian Evidence Act presumption as to electronic records 5-year-old is now covered under section 93. इसके बाद स्टार्ट हो रहा था चैप्टर 6 of the exclusion of oral evidence by documentary evidence. So section 91 of Indian Evidence Act बात कर रहा था evidence of terms of contracts, grants etc. अब ये कवर हो जाते हैं आपके सेक्शन 94 के अंदर। सेक्शन 92 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, अब ये कवर आ जाता है आपका सेक्शन 95 के अंदर। सेक्शन 93 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एबिगियस डॉक्यूमेंट, अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 96 के अंदर। सेक्शन 94 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 97 के अंदर। सेक्शन 95 इंडियन एविडेंस एक्ट का था एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट्स अनमीनिंग, अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 98 के अंदर। सेक्शन 96 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन्स, अब ये कवर हो जाता है आपका सेक्शन 99 के अंदर। सेक्शन 97 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात कर रहा था
evidence as to application of language to one of two sets of facts to neither of which the whole correctly applies. Now this is covered under section 100. सेक्शन 98 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात कर रहा था एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलेजिबल कैरेक्टर्स. नाउ दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 101. सेक्शन 99 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात कर रहा था हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट. नाउ दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 102. सेक्शन 100 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात कर रहा था सेविंग्स की. नाउ दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 103. नेक्स्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्टार्ट होता है पार्ट 4 जो है आपका सेक्शन 104 से लेके 170 तक, और इसमें आपके चैप्टर कवर हो रहे हैं चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक. चैप्टर 7 स्टार्ट हो जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो चलेगा सेक्शन 104 से लेके सेक्शन 120 तक. नाउ इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 101 बात कर रहा था बर्डन ऑफ प्रूफ की, जो कि अब आ जाता है आपका सेक्शन 104 में. Section 102 of Indian Evidence Act was on whom the burden of proof lies is now covered under Section 105. Section 103 of Indian Evidence Act was talking about proof as to particular fact is now covered under Section 106. Section 104 burden of proving fact to be proved is now covered under Section 107. Section 105 of Indian Evidence Act burden of proving that case of accused comes within exceptions is now covered under section 108. Section 106 of Indian Evidence Act burden of proving fact especially within knowledge is now covered under section 109. ये important section है. Section 107 of Indian Evidence Act which was talking about burden of proving death of person known to have been alive within 30 years is now covered under section 110. ये भी important section है. Section 108 of Indian Evidence Act जो बात कर रहा था burden of proving that person is alive who has not been heard of 7 years civil death is now covered under section 111 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. This is also important. Section 109 of Indian Evidence Act जो बात कर रहा था burden of proof as to relationship in case of partners, landlords and tenants etc. is now covered under section 112. And section 110 of Indian Evidence Act talking about burden of proof as to ownership is now covered under section 113. Important है. Section 111 of Indian Evidence Act proof of good faith in transactions is now covered under section 114. Section 111A of Indian Evidence Act was talking about presumption as to certain offences is now covered under section 115. Section 112 birth during marriage conclusive proof of legitimacy is now covered under section 116. Important section है. Section 113 of Indian Evidence Act talking about proof of cessation of territory is now removed. Section 113A presumption as to abetment of suicide by a married woman is now covered under section 117. Section 113B presumption as to dowry death important section is now covered under section 118. Section 114 of Indian Evidence Act court may presume existence of certain facts is now covered under section 119. Section 114A presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape is now covered under section 120. इसके बाद स्टार्ट होता है चैप्टर 8 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो चलेगा सेक्शन 121 से लेके 123 तक स्टॉपल का. सो सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट स्टॉपल इज नाउ कवर्ड अंडर सेक्शन 121. स्टॉपल ऑफ टेनेंट एटसेट्रा is now covered under section 122. Section 117 of Indian Evidence Act talking about acceptor of bill of exchange etc. is now covered under section 123. इसके बाद चलेगा चैप्टर 19 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कंटिन्यू करेगा सेक्शन 124 से सेक्शन 139 तक ऑफ विटनेसेस का. तो सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो बताता था हु मे टेस्टिफाई इज नाउ कवर्ड अंडर सेक्शन 124. Section 119 of Indian Evidence Act, witness unable to communicate verbally is now covered under Section 125. Section 120 of Indian Evidence Act, talking about parties to civil suit and their wives of husband or wife of persons under criminal trial, is now covered under Section 126. And यहाँ पे language भी थोड़ी सी बदल दी गई है. Competency of husband and wife as witnesses in certain cases हो गया है. Next, Section 121 of
Indian Evidence Act talking about judges and magistrate is now covered under section 127, important section. Section 122 of Indian Evidence Act talking about communications during marriage, important section, is now covered under section 128 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. Section 123 of Indian Evidence Act talking about evidence as to affair of state is now covered under section 129. Section 124 of Indian Evidence Act talking about official communication is now under section 130. Section 125 of Indian Evidence Act talking about information as to commission of offences is now covered under section 131. Section 126 Indian Evidence Act talking about professional communications is now covered under section 132, subclause 1 and subclause 2. Section 127 of Indian Evidence Act talking about interpreters, etc. is now covered under section 132, subclause 3. So, section 126 and 127 is now clubbed into section 132. Section 128 of Indian Evidence Act talking about privilege not waived by voluntary evidence is now covered under section 133. Section 129 of Indian Evidence Act talking about confidential communications with legal advisors is now covered under section 134. Section 130 Indian Evidence Act talking about production of title deeds of witness not a party is now covered under section 135. Section 131 of Indian Evidence Act talking about production of documents or electronic records which another person having possession could refuse to produce is now covered under section 136. Section 137 of Indian Evidence Act talking about witness not excused from answering on ground that answer will criminate is now covered under section 137. Section 133 of Indian Evidence Act talking about accomplice, important section, is now covered under section 138. Section 134 of Indian Evidence Act talking about number of witnesses is now covered under section 139. नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर 10 भारतीय साक्षी अधिनियम में. ये कंटिन्यू करेगा सेक्शन 140 से लेके सेक्शन 168 रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस. सो सेक्शन 135 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था. ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इज नाउ सेक्शन 140. सेक्शन 136 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टॉकिंग अबाउट जस्ट टू डिसाइड as to admissibility is now covered under section 141. Section 137 examination in chief is now covered under section 142 and the heading is also changed as examination of witnesses. Section 138 of Indian Evidence Act talking about order of examination is now section 143. Section 139 of Indian Evidence Act talking about cross examination of person called to produce a document is now section 144. Section 140 of Indian Evidence Act witness to character is now section 145. Section 141 of Indian Evidence Act talking about leading questions is now covered under section 146 clause 1. Section 142 of Indian Evidence Act talking about when they must not be asked is covered under section 146 clause 2 and 146 clause 3. Section 143 of Indian Evidence Act talking about when they may be asked is now covered under section 146 subclause 4. So section 141, 142 और 143 इंडियन एविडेंस एक्ट के अब कवर होते हैं सेक्शन 146 क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 4 के अंदर. सेक्शन 144 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात कर रहा था. एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग इज नाउ सेक्शन 147. Section 145 of Indian Evidence Act talking about cross-examination as to previous statement in writing is now covered under section 148. Section 146 of Indian Evidence Act question lawful in cross-examination is now section 149. Section 147 of Indian Evidence Act when witness to be compelled to answer is now section 150. Section 148 of Indian Evidence Act talking about court to decide when questions shall be asked and witness compelled to answer is now section 151. Section 149 of Indian Evidence Act talking about question not to be asked without reasonable grounds is now covered under section 152. Section 150 talking about procedure of court in case of question being asked etc. is now covered under section 153. Section 151 Indian Evidence Act का indecent and scandalous questions important section is now covered under section 154. Section 152 of Indian Evidence Act talking about questions intended to insult or annoy. Important section is now covered under section 155.
Section 153 of Indian Evidence Act talking about exclusion of evidence to contradict answers to question testing veracity is now covered under Section 156. ये भी कभी कभी पूछा जा चुका है प्री में. Section 154 of Indian Evidence Act talking about question by party to his own witness is now covered under Section 157. Section 155 of Indian Evidence Act impeaching credit of witness, important section, is now covered under Section 158. Section 156 of Indian Evidence Act, questions tending to corroborate evidence of relevant facts admissible, is now covered under Section 159. Section 157 of Indian Evidence Act talking about former statements of witness may be proved to corroborate later is now covered under Section 160. Section 158 of Indian Evidence Act talking about what matters may be proved in connection with proved statement under Section 32 or 33 is now covered under Section 161. Section 159 of Indian Evidence Act, refreshing memory, important section, is now covered under Section 162. Section 160 of Indian Evidence Act talking about testimony to facts stated in document mentioned in Section 159 is now covered under Section 163. Section 161 of Indian Evidence Act talking about right of adverse party as to writing used to refresh memory, important section, is now covered under Section 164. Section 162 of Indian Evidence Act, production of documents, is now covered under Section 165. Section 163 Indian Evidence Act talking about giving as evidence of document called for or produced on notice is now covered under Section 166. Section 164 Indian Evidence Act talking about using as evidence of document production of which was refused on notice is now covered under Section 167. Section 165 Indian Evidence Act talking about judges' power to put questions or order production, important section, is now covered under Section 168. Section 166 of Indian Evidence Act talking about power of jury or assessors to put question is now deleted. नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर 11 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम जो कवर करेगा सेक्शन 169 को and which talks about improper admission and rejection of evidence. So section 167 of Indian Evidence Act talking about no new trial for improper admission or rejection is now covered under 169, and a new chapter has been added as chapter 12 which is talking about reveal and savings, and it covers section 170 under the भारतीय साक्षी अधिनियम. अगर हम टोटल समरी देखें तो भारतीय साक्षी अधिनियम में हमने देखा 4 पार्ट्स हैं और 12 चैप्टर्स हैं. पार्ट 1 आपका डील कर रहा था चैप्टर 1 से जिसमें थे सेक्शन 1 और 2. पार्ट 2 आपका डील कर रहा था चैप्टर 2 से जिसमें थे सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक. पार्ट 3 आपका डील कर रहा था चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 6 तक जिसमें कवर हो रहे थे आपके सेक्शन 51 से 103 तक. एंड पार्ट 4 इसमें हो रहे थे आपके चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक, और ये पार्ट 4 आपका स्टार्ट हो रहा था सेक्शन 104 से एंड कर रहा था 170 पे. चैप्टर 7 आपका जाता है सेक्शन 104 से 120 तक. चैप्टर 8 जा रहा है आपका 121 से 123 तक. चैप्टर 9 आपका कवर कर रहा है सेक्शन 124 से सेक्शन 139. चैप्टर 10 कवर कर रहा है आपका सेक्शन 140 से सेक्शन 168, एंड चैप्टर 11 आपका कवर कर रहा है सेक्शन 169, एंड चैप्टर 12 जो आपका कवर कर रहा था सेक्शन 170. सो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन है, अब भारतीय साक्षी अधिनियम में 170 सेक्शन है इन टोटल. सो थैंक यू सो मच. दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू कि सेक्शंस कौन से हटे हैं, कौन से ऐड हुए हैं, और टोटल कितने पार्ट हैं, कि उनमें क्या चेंजेस किए गए हैं. एंड थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो.